नमस्कार, मैं हूं अजय लोहान और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। बिंदास हरियाणा के खास कार्यक्रम टिकट के दावेदारों में आज हम बात करेंगे नलवा विधानसभा क्षेत्र की। आज हम आपको बताएंगे कि यहां से कौन कौन से वो चेहरे हैं जो टिकट के दावेदार हैं और साथ ही साथ कौन से वो चेहरे हैं जो सबसे ज्यादा मजबूती में है। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिरकार 2019 के चुनाव में किसने किसको मात दी थी और यहां के जातीय समीकरण क्या कुछ कहते हैं और 2024 में किस प्रकार के समीकरण रहेंगे विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में, वो भी आज हम आपको बताएंगे। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप कुमार जी। प्रदीप जी, स्वागत है आपका बिंदास हरियाणा। धन्यवाद अजय जी, नमस्कार सभी श्रोताओं को जी। नलवा विधानसभा क्षेत्र में चर्चा करने से पहले हम आपको बता दें कि 2019 के चुनाव परिणाम में यहां पे क्या कुछ रहा था। अगर 2019 के चुनाव परिणाम की बात करें तो बीजेपी की तरफ से रणबीर गंगवा यहां से विधायक बने थे, डिप्टी स्पीकर बने उसके बाद, और इनको 47,523 वोट मिले थे, जबकि 9,672 वोटों से इनकी जीत हुई थी। वहीं इन्होंने कांग्रेस पार्टी के रणधीर पनिहार को हराया था और रणधीर पनिहार को विधानसभा चुनाव में 37,851 वोट मिले थे। इसके अलावा जेजेपी की तरफ से वीरेंद्र चौधरी को केवल 20,516 वोट मिले थे। बीएसपी की तरफ से चुनाव लड़ने वाले एडवोकेट बजरंग इंदल को 3,510 वोट मिले थे और निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले रणदीप लोचब को 1,828 वोट मिले थे। और वहीं आईएनएलडी की तरफ से चुनाव लड़ने वाले सतपाल काजला को 1,286 वोट केवल मिले थे। वहीं अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो उनको 2,439 वोटों से कांग्रेस की यहां से जीत हुई थी। जो जीत विधानसभा चुनाव में 9,672 वोटों से 2019 के चुनाव में हुई थी, वही जीत लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस के पाले में चली गई। हालांकि जीत ज्यादा बड़ी नहीं है, 2,439 वोटों से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की नलवा विधानसभा क्षेत्र से जीत हुई। वहीं अगर हम जातीय समीकरण की बात करें तो अनुसूचित जाति के जो मतदाता है वो करीब 52,000 है। ग्रामीण मतदाताओं की अगर हम बात करें तो 1,15,000 है। वहीं शहरी मतदाताओं की बात करें तो 70,000 के करीब मतदाता है। नलवा विधानसभा क्षेत्र की कुल आबादी की अगर हम बात करें तो करीब 1,85,000 यहां की आबादी है मतदाताओं की। और इसी मुद्दे पे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रदीप जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। प्रदीप जी, किस प्रकार से देखते हैं आप नलवा विधानसभा क्षेत्र को? देखिए अजय जी, नलवा विधानसभा क्षेत्र वर्ष 2009 में अस्तित्व में आया और इसमें कुछ हिस्सा बरवाला विधानसभा से, कुछ आदमपुर विधानसभा से शामिल करके नलवा और घिराए जो विधानसभा क्षेत्र होता था उसमें से इसको बनाया गया था जी। और पहला चुनाव जब यहाँ से हुआ वर्ष 2009 का, तो कांग्रेस पार्टी से प्रोफेसर संपत सिंह यहाँ से विधायक बने, जो पूरा जीवन जिनका राजनीतिक जीवन आईएनएलडी में रहा, चौधरी देवीलाल के पुराने साथी रहे जी। उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार में वित्त मंत्री रहे जी। वो बाद में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और 2009 में के चुनाव में वो कांग्रेस पार्टी से विधायक बने जी। उसके बाद वर्ष 2014 में वहाँ पे समीकरण बदले। हरियाणा जनहित कांग्रेस से चौधरी भजनलाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती जसमा देवी जी ने वहाँ से चुनाव लड़ा जी। और प्रोफेसर संपत सिंह वहाँ से हारे और रणबीर गंगवा जी वहाँ से विधायक बने भारतीय जनता पार्टी से। और इसी तरीके से वर्ष मैं माफ़ी चाहूँगा, 2009 में जसमा जी चुनाव हारी और वर्ष 2014 में चंद्रमोहन जी वहाँ से चुनाव हारे। तो ये भी नलवा हल्के का एक इतिहास है कि वहाँ से जसमा देवी जी और उनके बेटे चंद्रमोहन जी चुनाव हारे। और वर्ष 2019 में कुलदीप बिश्नोई जी के पुराने साथी रणधीर पनिहार जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े जी, वो वहाँ से चुनाव हारे। तो इस तरीके से इसमें यहाँ पे एक बड़ा अजीब सा इतिहास है इस विधानसभा क्षेत्र के तीनों चुनाव का। और यहाँ पे जो मतदाताओं की संख्या है
उसमें भी एक मिश्रित सा है। इसमें जाट मतदाता भी हैं, इसमें पिछड़े वर्ग के मतदाताओं की संख्या भी काफी अधिक है जी। और हिसार शहर का कुछ हिस्सा इस नलवा विधानसभा क्षेत्र में आता है। तो जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें भी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में यहाँ से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जयप्रकाश जी बेशक 2,500 मतों से विजयी हुए, परंतु आने वाला जो चुनाव है उसमें भी कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि एक समीकरण बदलेंगे। वो समीकरण किसके अनुकूल होते हैं ये तो अभी समय बताएगा, लेकिन अभी ये जरूर है कि समीकरणों में बदलाव जरूर आएगा। जी, समीकरणों में बदलाव जरूर आएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको वही बात बताते हैं, वही सूचना देते हैं जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, टिकट के दावेदारों में नलवा विधानसभा क्षेत्र से सबसे पहले अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से निश्चित रूप से पहला नाम रणबीर गंगवा जी का आता है, जो कि डिप्टी स्पीकर भी हैं। हालांकि बीजेपी को उन्होंने लंबे समय से ज्वाइन नहीं किया था, कुछ ही समय पहले वो बीजेपी में आए थे और केवल ये उनका दूसरा चुनाव है। प्रदीप जी, किस प्रकार से देखते हैं रणबीर गंगवा जी को? देखिए, बिल्कुल आपने अजय जी सही कहा है कि ये दूसरा ही चुनाव है। पहले वो आईएनएलडी में थे, आईएनएलडी की तरफ से वो राज्यसभा में भी सांसद बने। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी में वो वर्तमान में विधानसभा के उपाध्यक्ष भी हैं। और पिछला जो लोकसभा चुनाव था उसमें भी उन्होंने प्रयत्न किया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा का चुनाव लड़ने का भी उन्होंने प्रयत्न किया, परंतु किन्हीं कारणों से उनको लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी से की तरफ से उम्मीदवार नहीं बनाया गया। तो निश्चित तौर पर वो 2024 का जो विधानसभा चुनाव हो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ेंगे और मैं समझता हूँ उनकी जो दावेदारी है वो काफी मजबूत भी है। जी, कहीं ना कहीं टिकट न मिलने के बाद उनकी नाराजगी की भी चर्चाएं जो है वो खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हुई थी। हाँ, बीच में ये चर्चाएं आई कि वो नाराज हैं, पर वो जानते हैं कि उन बातों में कितनी सच्चाई थी या नहीं थी, लेकिन शुरुआत में इस तरीके की चर्चाएं थी। जी, टिकट न मिलने के बाद ऐसी चर्चाएं थी। वहीं दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो उसके बाद रणधीर पनिहार जो है वो टिकट के दावेदारों में शामिल है। देखिए अजय जी, रणधीर पनिहार कुलदीप बिश्नोई जी के पुराने साथी हैं जी, और वो उनकी जो दावेदारी है वो कुलदीप बिश्नोई जी के पे ही टिकी हुई है पूरी तरीके से, क्योंकि यदि कुलदीप बिश्नोई जी के इच्छाओं के अनुसार टिकट का वितरण होता है तो निश्चित तौर पर रणधीर पनिहार वहां से दावेदार होंगे और वरना मैं समझता हूं कि रणबीर गंगवा जी ही वहां से प्रमुख उम्मीदवार हैं। जी, वहीं अगर हम टिकट के दावेदारों में अगले नामों की बात करें तो सुजीत कैमरी भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। पूर्वांचल मोर्चे के पदाधिकारी रहे हैं, जिले में पदाधिकारी रहे हैं, आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं। वहीं कैप्टन भूपेंद्र, जी हाँ, कैप्टन भूपेंद्र भी टिकट के दावेदारों में शामिल हैं, जिला अध्यक्ष रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर के ओएसडी भी रहे हैं। ये दो नाम भी प्रदीप जी टिकट के दावेदारों में शामिल हैं। देखिए अजय जी, जहाँ तक सुजीत कैमरी की आपने बात कही है वो मूल रूप से पूर्वांचल के रहने वाले हैं और यहाँ पे हिसार में कोचिंग सेंटर चलाते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ शुरुआत से जुड़े रहे हैं जब से वो हिसार में आए हैं जी। और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हों चाहे हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता हों, उनके साथ उनके बहुत मधुर संबंध हैं और उस नाते से उन्होंने अपना जो राजनीतिक कर्मभूमि नलवा विधानसभा क्षेत्र को बनाया और वो काफ़ी लंबे समय से प्रयत्नशील थे, परंतु अब पिछले कुछ समय से उनकी जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो पता नहीं किन्हीं कारणों से पहले की अपेक्षा कुछ कम है इस विधानसभा क्षेत्र में। परंतु यदि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की पृष्ठभूमि से किसी व्यक्ति को लेके आती है तो उसमें सुजीत कैमरी जी का नाम पे अवश्य गहनता से विचार होगा। और इसी तरीके से कैप्टन भूपेंद्र की जो बात कही आपने, इनके पिताजी मेजर करतार सिंह जी आरएसएस के प्रदेश सरकार्यवाह रहे, उस आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के ओएसडी भी रहे, उसके बाद जिला अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के रहे और वो पिछले लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने टिकट की दावेदारी की परंतु पार्टी ने उनको उम्मीदवार नहीं बनाया और अब वर्तमान में भी वो नलवा विधानसभा से टिकट के दावेदारों में से एक हैं। जी।
तो देखिए कि उनका जो है, हालांकि वो स्थानीय निवासी हैं, हिसार शहर में रहते हैं, माइयड़ गांव के रहने वाले हैं, तो उन जाट समुदाय से आते हैं, जाट समाज से आते हैं, तो उनकी उम्मीदवारी भी यदि पुराने आरएसएस के कार्यकर्ताओं में से किसी को आता है तो उस पर निश्चित तौर पे पार्टी विचार करेगी और वो एक अच्छे उम्मीदवार भी हो सकते हैं। जी, अच्छे उम्मीदवार भी हो सकते हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से टिकट के दावेदारों में अंतिम नाम की अगर हम बात करें तो ब्रह्मदेव शाड़वा, जो कि जिला परिषद के चेयरमैन रहे हैं, ये भी टिकट की दावेदारी में शामिल है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है कि ब्रह्मदेव जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट के दावेदारों में शामिल हैं, जिला परिषद के चेयरमैन रहे हैं और कैप्टन अभिमन्यु के करीबियों में उनकी गिनती होती है जी, होती रही है और उन्हीं के प्रयत्नों से उनको जिला परिषद का चेयरमैन भी बनाया गया था जी। परंतु कहीं ना कहीं इन सब लोगों की जो दावेदारी है टिकट के लिए, मैं समझता हूँ रणबीर सिंह गगवा जी के आगे कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। फीकी पड़ सकती है, बिल्कुल निश्चित तौर पर फीकी पड़ सकती है। जी, ये थे बीजेपी की तरफ से टिकट के दावेदारों के नाम। बिंदास हरियाणा की तरफ से जो सर्वे करवाया गया, जो अलग अलग टीमें भेजी गई और उन टीमों के अंदर जिन लोगों के नाम सबसे ऊपर आए हैं वो टॉप 5 या टॉप 10 में जिन्होंने जगह बनाई है, उन दावेदारों के, उन टिकटार्थियों के नाम हम आपको बता रहे हैं और उन्हीं के ऊपर चर्चा हम कर रहे हैं। बीजेपी के बाद अगर हम बात करें आईएनएलडी की, नलवा विधानसभा क्षेत्र से जो आईएनएलडी की तरफ से टिकट के दावेदार हैं उनमें सतपाल काजला है, पूर्व प्रत्याशी रहे हैं। निश्चित रूप से उनका जो दावा है वो यहाँ पे काफी मजबूत है। वहीं अगर हम अन्नू सूरा की बात करें, अगर महिलाओं के कोटे में सीट जाती है तो अन्नू सूरा भी यहाँ से टिकट की दावेदार है। हालांकि उनकी तरफ से बीजेपी बरवाला विधानसभा क्षेत्र से भी टिकट की दावेदारी जताई जा रही है, लेकिन जिस प्रकार से इनेलो का और बीएसपी का गठबंधन होता है और गठबंधन होते ही अगर ये सीट बरवाला से बीएसपी के खाते में किन्हीं कारणों से चली जाती है तो वो नलवा विधानसभा क्षेत्र से टिकट की दावेदार है। प्रदेश प्रवक्ता है, किसान आंदोलन से जुड़ी रही है, महिलाओं के मुद्दे हमेशा उठाती रही है और आम आदमी पार्टी की भी जिला अध्यक्ष रही है। प्रदीप जी, सतपाल काजला की बात हो, पूर्व प्रत्याशी की, या फिर अन्नू सूरा की बात हो, किस प्रकार से देखते हैं? देखिए अजय जी, सतपाल काजला की हम पहले यदि बात करते हैं तो वो पिछले चुनाव में उम्मीदवार थे और उनका जो प्रदर्शन था वो बेहद कमजोर प्रदर्शन रहा था जी। और जहां तक अन्नू सूरा की बात आपने कही है, वो बिल्कुल बरवाड़ा विधानसभा से अपनी उम्मीदवारी तय कर मान रही हैं जी। परंतु यदि किसी कारण से नलवा की तरफ वो जाना पड़ता है उनको, तो देखिए अन्नू सूरा किसान आंदोलन में काफी सक्रिय रही और उसके बाद जब अभय सिंह चौटाला जी ने पूरे प्रदेश में जो अपनी एक पदयात्रा निकाली जो लगभग 6 महीने चली, उसमें भी अन्नू सूरा लगातार पूरे प्रदेश की पदयात्रा में अभय सिंह चौटाला के साथ ही उनके काफी नजदीकी कार्यकर्ताओं में शामिल हैं अन्नू सूरा जी। और यदि महिला कोटे की बात आती है और किसी कारण से उनको बरवाड़ा की वजह से टिकट नहीं मिलती है तो निश्चित तौर पर नलवा से उम्मीदवार होंगे और वो एक, क्योंकि काफी मुखर वक्ता हैं, तो वो एक अच्छी उम्मीदवार साबित हो सकती हैं। कहीं ना कहीं वो त्रिकोणीय संघर्ष इस इलाके में करने का कोशिश कर सकती हैं जी। वहीं आईएनएलडी के बाद अगर हम बात करें जेजेपी की तरफ से टिकट के दावेदारों की, तो उसमें वीरेंद्र चौधरी हैं, पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, राजेश सरपंच मुकलान गांव से हैं और राजेश झाझड़िया रावलवास खुर्द से हैं। ये तीनों ही टिकट के दावेदारों में शामिल है। प्रदीप जी, आप किसे मजबूत मानते हैं और किस प्रकार से देखते हैं जेजेपी पार्टी के इन दावेदारों को, टिकटार्थियों को? देखिए अजय जी, जैसे आपने 3 नाम लिए हैं, वीरेंद्र जी का या राजेश मुकलान का या राजेश झाझड़िया का जी, मैं इन तीनों लोगों में कहीं ना कहीं वीरेंद्र चौधरी की दावेदारी को जेजेपी से मजबूत मानता हूं, क्योंकि उनके जो पृष्ठभूमि है वो बाहर विदेशों में पढ़े हैं, वहाँ भी वो काफ़ी जो छात्र संघ में लंदन में छात्र संघ में भी सक्रिय थे और किसी जमाने में उनके पिताजी विकास पार्टी के जिला अध्यक्ष भी होते थे, जिंदल परिवार के भी नज़दीक थे, परंतु किन्हीं कारणों से वो उन्होंने जनता पार्टी में शामिल हुए
पिछला चुनाव भी लड़ा और आज भी वो एक अच्छे जिसको कह सकते हैं मेहनती और लगनशील युवा हैं। तो मैं समझता हूं कि इसमें कहीं ना कहीं वीरेंद्र चौधरी की दावेदारी में राजेश सरपंच या राजेश झाझड़िया की अपेक्षा मैं उनकी मजबूत मानता हूं। जी, वहीं जेजेपी के बाद आइए अब हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़े चेहरों की, टिकट के दावेदारों की। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो नेता टिकट के दावेदारों में शामिल है, बिंदास सरेयाना की तरफ से जो सर्वे करवाया गया, उस सर्वे में जिन नेताओं के नाम आए हैं उनमें सबसे पहला नाम निश्चित रूप से प्रोफेसर संपत सिंह का ही होना था। पूर्व मंत्री रहे हैं, कद्दावर नेता रहे हैं, और अगर हम बात करें टिकट के दावेदारों में तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मजबूत ये अपने आप में रखते हैं। प्रदीप जी, किस प्रकार से देखते हैं? देखिए अजय जी, प्रोफेसर संपत सिंह का बहुत लंबा राजनीतिक जीवन है। हालांकि वो पूरा जीवन उनका राजनीतिक तौर पे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कह लीजिए या चौधरी देवीलाल के वो पुराने कार्यकर्ता रहे और गृह मंत्री रहे, चौटाला साहब की सरकार में वित्त मंत्री रहे और बड़े कद्दावर नेता रहे हैं। उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हुए और वो वर्ष 2009 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से वो यहाँ नलवा विधानसभा का जो पहला चुनाव था वहाँ से वो विधायक भी बने जी। परंतु वर्ष 2019 का जो चुनाव आया उसमें उनको टिकट नहीं मिली और जिस वजह से वो अपने घर बैठ गए और बीच में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में भी गए, परंतु भारतीय जनता पार्टी में उनकी कभी कोई सक्रियता नहीं रही और वर्तमान में वो कांग्रेस में है और वो नलवा विधानसभा से अपनी दावेदारी उन्होंने वो पेश करते हैं। परंतु उनका कहीं ना कहीं ये भी है कि वो फतेहाबाद से भी चुनाव लड़ सकते हैं और यदि फतेहाबाद में उनका नहीं है तो वो नलवा से चुनाव लड़ेंगे और क्योंकि उनकी उम्र थोड़ी सी अब धीरे धीरे 70 से वो ऊपर जा चुके हैं तो वो उनके बेटे के लिए भी वो कहीं ना कहीं दावेदारी पेश करते हैं। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के जितने दावेदार हैं उनमें प्रोफेसर संपत सिंह शायद सबसे मजबूत उम्मीदवार मैं मानता हूं कांग्रेस के टिकट के लिए। बाकी जो समय है वो बलवान है क्योंकि प्रोफेसर संपत सिंह जैसे बड़े नेता को 2019 के चुनाव में टिकट नहीं दी गई थी और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि उसका खामियाजा भी कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। जी, उसका खामियाजा भी कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। वहीं टिकट के दावेदारों में जो अगले नाम है पूर्व आईएएस चंद्र प्रकाश जांगड़ा भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। आर्य नगर से हैं और पूर्व सांसद रामजीलाल के रिश्तेदार भी हैं, ये कहें कि उनके भतीजे हैं और हम ये मान सकते हैं कि राजनीति में कुछ भी संभव है। जिस प्रकार से चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे की टिकट कट गई, किसी ने सोचा भी नहीं था कि हरियाणा की तरफ से एक सांसद जो वर्तमान सांसद है और वो छोड़ के आएगा और इस बात को लेके छोड़ के आएगा कि उसको टिकट जरूर मिलेगी। जब उनकी टिकट कट सकती है तो कुछ भी राजनीति में संभव है। प्रदीप जी, पूर्व आईएएस चंद्र प्रकाश जांगड़ा को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, चंद्र प्रकाश जी की जहाँ तक बात है वो बड़ा लंबा उनका अधिकारी के तौर पे कैरियर रहा और वो रोहतक में कमिश्नर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के मनोहर लाल जी की सरकार के दौरान जहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आते हैं और उन्होंने पीछे लोकसभा चुनाव के दौरान भी अपनी दावेदारी पेश की, टिकट के लिए प्रयत्न किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के खेमे से आते हैं और जो पिछला आदमपुर में जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ जिसमें भव्य बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीते, उस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का उन्होंने अपने घर पे स्वागत करके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। और चंद्र प्रकाश जी निश्चित तौर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ अपनी नजदीकियों के चलते अपनी उम्मीदवारी पेश करते हैं और यदि चंद्र प्रकाश जी वहां से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होते हैं तो और रणबीर सिंह गंगवा जी के सामने वो एक बहुत अच्छी चुनौती पेश करेंगे क्योंकि पिछड़ा वर्ग से आते हैं, बड़े जाने माने परिवार से हैं। उनके चाचा रामजीलाल जी सांसद भी रहे, कांग्रेस के बड़े लंबे टाइम तक जिला अध्यक्ष भी रहे और भजनलाल जी के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल जी के पुराने साथियों में रहे हैं। रामजीलाल जी उस परिवार से आते हैं, जाना माना राजनीतिक परिवार है।
तो मैं समझता हूँ रणबीर सिंह गंगवा जी के लिए यदि चंद्र प्रकाश जी को टिकट मिलती है तो काफ़ी बड़ी मुश्किलें वो खड़ी कर सकते हैं। जी, काफ़ी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम टिकट के दावेदारों में कांग्रेस पार्टी से ही अगले नामों की चर्चा करें तो अनिल मान हालांकि ये रोहतक से आते हैं और काफ़ी सारी शिक्षण संस्थाएं चलाते हैं, ये भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। जी हाँ, अनिल मान भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। और वहीं इनके अलावा सुबेश सिंह आर्य जो कि मुकलान गांव से देवीलाल के बहुत ज्यादा भगत रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, इन दिनों कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट के दावेदारों में शामिल है। देखिए अजय जी, जहाँ तक आपने कहा अनिल मान जी का, वो मूल रूप से तो ठीक है रोहतक जिले के हैं, परंतु हिसार में 15 सेक्टर में उनका निवास स्थान उन्होंने बना रखा है, यहीं पे रहते हैं और शिक्षण संस्थाएं चलाते हैं और काफ़ी लंबे समय से वो एक अपने सामाजिक कामों में नलवा हल्के में सक्रिय रहे हैं जी। और अभी जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ उसमें नलवा हल्के में जयप्रकाश जी के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है जी। और उस नाते से वो जयप्रकाश जी कह लीजिए या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के भी समर्थन से टिकट की उम्मीद रखते हैं और ठीक है वो सक्रिय जरूर हैं उस इलाके में, परंतु कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक भारी होने का ठप्पा शायद लग सकता है, लेकिन फिर भी क्योंकि एक सक्रिय व्यक्ति हैं उस इलाके में तो वो भी ठीक दावेदार हैं, अच्छे दावेदार हो सकते हैं। जी, वहीं सुबेश सिंह आर्य की बात करें। जी हाँ, निश्चित तौर पर सुबेश सिंह आर्या चौधरी देवीलाल के पुराने शागिर्द रहे हैं जी और वो राजनीतिक कम और सामाजिक व्यक्ति ज्यादा रहे हैं। जितने भी वहाँ पे चाहे किसान आंदोलन हो या अन्य किसी भी प्रकार की समस्याएं उस इलाके की हों, सुबेश सिंह आर्य हमेशा अग्रणी पंक्ति में रहे हैं। उस इलाके में एक बहुत जाना माना नाम है और पहले हालांकि वो इतनी राजनीतिक भागीदारी नहीं थी, लेकिन वो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी में हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में वर्तमान में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी प्रदेश के सबसे बड़े कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक हैं जी। तो उन्हीं के खेमे से वो हैं और टिकट की इच्छा है और यदि सुबेश सिंह आर्या जी वहाँ से उम्मीदवार होते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो एक पंचायती उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़के और बहुत अच्छा मुकाबला कर सकते हैं। जी, वहीं टिकट के दावेदारों में अगर हम अगले नामों की बात करें तो मास्टर हरि सिंह है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के मेंबर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला के ओएसडी भी रहे हैं और इनके अलावा सुरेश सरपंच मातरश्याम जो कि कांग्रेस के पदाधिकारी रहे हैं, ये दोनों ही टिकट की दावेदारी में शामिल है। टिकट के दावेदारों में इनका नाम है, मास्टर हरि सिंह भी टिकट के दावेदारों में शामिल है और सुरेश सरपंच मातरश्याम ये भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। प्रदीप जी, किस प्रकार से देखते हैं? देखिए अजय जी, पहले यदि हम मास्टर हरि सिंह जी की बात करें तो मास्टर हरि सिंह जी मूल रूप से ओम प्रकाश चौटाला जी के पुराने साथी रहे हैं। जब ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे उनके ओएसडी थे, परंतु बाद में उन्होंने पाला बदला और वो पूर्व मुख्य जब विकास पार्टी की तरफ से चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे फिर वो उनके ओएसडी भी रहे और उसके बाद वो बार बार पाला बदलते रहे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में भी गए, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव भी लड़ा और वर्तमान में वो कांग्रेस में हैं, कांग्रेस से टिकट की भी इच्छा रखते हैं। जाना माना नाम है उस इलाके में, पहले भी लोकदल की टिकट पे चुनाव लड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे भी चुनाव लड़ चुके हैं, अब की बार कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। तो देखिए दोनों बातें हैं। मास्टर हरि सिंह जी मजबूत उम्मीदवार इस लिहाज से हो सकते हैं कि जनसंपर्क है उनका और कमज़ोर उम्मीदवार इसलिए भी हो सकते हैं कि वो बार बार पार्टियां बदलते रहे हैं और चुनाव बार बार अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़के हारते भी रहे हैं, तो इस वजह से उनकी दावेदारी मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ती है। और जहाँ तक आपने कहा सुरेश जो मातरश्याम हैं उनकी बात जो है वो वैसे आदमपुर से भी टिकट की इच्छा रखते हैं, आदमपुर से वो उनकी ज़्यादा दावेदारी वो पेश करते हैं, परंतु उनको ये है कि यदि आदमपुर में नहीं तो उनके ऊपर नलवा में अवश्य विचार किया जाए, उस नाते से वो नलवा में अपनी दावेदारी ठोकते हैं। तो देखिए उनको आदमपुर से या नलवा से या कहाँ से पार्टी क्या उनके लिए करती है तो वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन यहाँ पे जो प्रमुख उम्मीदवार हैं चाहे वो प्रोफेसर संपत सिंह हो, ऐसे लोगों के सामने मैं समझता हूँ कि
दावेदारी उनकी कुछ कुछ कमजोर पड़े। जी, वही कांग्रेस के टिकट के दावेदारों में अगर हम अगले नामों की बात करें तो संदीप धीरणवास जो कि जिला पार्षद है वो भी टिकट के दावेदार है, और सुनील धायल बासड़ा हुड्डा के करीबी हैं, पदाधिकारी रहे हैं, ये दो लोग भी टिकट की दावेदारी में शामिल हैं। देखिए अजय जी, संदीप धीरणवास की बात करें या धायल साहब की बात करें हम जी, ये दोनों किसान आंदोलन में काफी सक्रिय रहे, काफी अग्रणी भूमिका में थे। संदीप धीरणवास तो विशेष तौर पे जिला पार्षद भी हैं जी, तो और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के या दीपेंद्र हुड्डा जी के खेमे से ही आते हैं, और उस नाते से मैं समझता हूं कि वो टिकट के दावेदार हैं, और क्योंकि जिला पार्षद हैं, काफ़ी गांव जैसे आते हैं जिला पार्षद के इलाके में, तो उस नाते से जनसंपर्क भी अच्छा है। तो और जैसे आपने सुनील बासड़ा जी की बात की, वो भी एक सामाजिक व्यक्ति हैं, अपनी दावेदारी पेश करते हैं जी। बाकी आने वाला समय बताएगा कि देखिए क्या होता है। जी, प्रदीप जी, अंतिम सवाल, आपको क्या लगता है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में क्या नलवा विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है? अजय जी, पहले उस बात से पहले मैं एक नाम की चर्चा करना चाहूंगा। धर्मवीर गोयत जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पुराने साथी हैं जी, परंतु स्वास्थ्य कारणों से पिछले कुछ समय से सक्रिय नहीं है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पुराने साथी हैं जी। और मैं समझता हूं कि यदि वो अपनी दावेदारी पेश करेंगे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उनके नाम पे अवश्य विचार करेंगे। मैं ये समझता हूं धर्मवीर गोयत जी वैसे मूल रूप से भिवानी जिले के निवासी हैं, लेकिन बहुत लंबे समय से हिसार में रहते हैं, हिसार जिले की ही राजनीति करते हैं, तो वो भी एक अच्छा नाम वहां से नलवा विधानसभा से हो सकता है। पिछले लंबे समय से वो बीमार थे, उनका ऑपरेशन भी हुआ था, इस वजह से वो स्वास्थ्य कारणों से थोड़े से सक्रिय नहीं थे, लेकिन अब एक बार फिर वो सक्रिय नजर आ रहे हैं, सक्रिय हो सकते हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उनके नाम के ऊपर अवश्य विचार करेंगे जी। और उसके बाद जो आपने कहा कि त्रिकोणीय संघर्ष की बात जो आपने कही है जी, देखिए अजय जी, वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं उसमें लगता तो नहीं है कि त्रिकोणीय संघर्ष होगा, परंतु जो एक नया राजनीतिक घटनाक्रम जिस तरीके से हो रहा है कि आईएनएलडी और बीएसपी या उसमें एक आध छोटी पार्टी और शामिल हो जाए, अगर उस तरीके का कोई समीकरण बनते हैं तो शायद कहीं ना कहीं एक त्रिकोणीय संघर्ष की संभावना हो सकती है, वरना वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें मैं त्रिकोणीय संघर्ष की संभावना नहीं देखता हूं। वहां पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला ही होने की उम्मीद दिखाई पड़ती है। जी, उम्मीद ही दिखाई पड़ती है। हालांकि होगा क्या, ये तो 2024 के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल एक बात तो तय है, जैसे जैसे 2024 का विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे टिकट के दावेदारों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। आज हमने आपको बताया कि नलवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से वो बड़े नेता है, कौन से वो बड़े चेहरे हैं जो टिकट के दावेदारों में शामिल हैं। कल फिर मिलेंगे और आपको बताएंगे एक नई विधानसभा क्षेत्र के बारे में कि आखिरकार वहां से कौन कौन से चेहरे हैं जो टिकट के दावेदारों में शामिल हैं। आपको हमारा एक कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही साथ आपको क्या लगता है, कोई ऐसा चेहरा जो आपको लगता है वो टिकट के दावेदारों में शामिल हो सकता है, टिकट के दावेदारी जता रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से उसका नाम जरूर बताएं, ताकि बिंदास हरियाणा की तरफ से जो अगला सर्वे करवाया जाएगा उस सर्वे के अंदर हम उनका नाम शामिल कर सके। दीजिए तब तक के लिए आपके अपने साथी अजय लोहान व पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप जी को इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।